कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। विनीत ने उसकी ही बात को टाल दिया था। वो इसे उपेक्षा समझकर सह नहीं पा रही थी, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर थी। सौम्या ने एमए के बाद बीएड में एडमिशन लिया और इसी तरह वो भी पूरा हो गया। तो राजेंद्र सिंघानिया और नहीं रुक सके। उनका स्वास्थ्य भी बीच बीच में गड़बड़ होने लगा था। इसीलिए उन्होंने सौम्या को समझा बुझाकर तैयार कर लिया शादी के लिए। सौम्या भी विनीत से अवहेलित महसूस कर रही थी, इसीलिए ही उसने ज्यादा देर विरोध नहीं किया, हामी भर दी। संजय राठौर को यह बात खल गई, मन मुटाव हो गया, लेकिन इसकी भनक तक विनीत को नहीं होने दी। सौम्या किस मुंह से अपनी शादी की बात बताती। उसने अपना नंबर बदल लिया और कोशिश करने लगी कि विनीत को भूल जाए। उधर विनीत परेशान होकर कभी संजय राठौर को फोन कर पूछता, कभी राजेंद्र सिंघानिया से, तो कभी साक्षी जी से। यहाँ तक जब कोई खबर नहीं मिल पाई तो उसने घबराकर अपने विश्वास पात्र मित्र राहुल को फोन किया और कहा कि पता लगाए आखिर बात क्या है। राहुल ने पता कर जब सारी कहानी बताई तो वो जितना हद पर हुआ उससे कहीं ज्यादा दुखी हुआ। वो फिर भी सौम्या के प्यार पर ना तो शक कर पा रहा था और ना ही इसके लिए उसे दोषी ही ठहरा पा रहा था। उसने हालात के साथ समझौता कर चुप रहना बेहतर समझा। आलीशान होटल में शानदार तरीके से शादी का आयोजन किया गया। सौम्या का अनुराग से विवाह के पहले ही परिचय हो गया था और वो अनुराग को विनीत की उपेक्षा अधिक धनवान देख जहां खुश और प्रभावित थी, वहीं उसके बिंदास होने पर अति प्रसन्न थी। हालांकि विनीत को खोने का अनकहा दुख भी कम नहीं था, लेकिन अभी उजागर भी नहीं हो पा रहा था। ससुराल उसके घर से कई गुना ज्यादा संपन्न था। सौम्या को किसी प्रकार की कोई रोक टोक न था। चाहने से अधिक कहीं अधिक हासिल था। अनुराग सौम्या के साथ कल वो पार्टियां आदि में जाता, दोस्तों से मिलवाता, जो सौम्या लड़कों के बीच रहकर भी कभी लड़कों में ना तो रुचि रखती थी और ना ही दोस्ती ही हुई किसी से। वहीं सौम्या कई कई लड़कों से अब खुलकर बातें करती। ऐसा भी नहीं कि सौम्या को लड़के पसंद नहीं थे, पहले भी, लेकिन राजेंद्र जी भर जरा जमीन से जुड़े व्यक्ति थे और अक्सर सौम्या को मर्यादा एवं संस्कार का ज्ञान देते रहते। सौम्या को पापा से बहुत लगाव था, इसीलिए वो कोई भी काम उनकी रुचि के खिलाफ नहीं करती थी, जबकि वो जिद्दी और मनभर थी। विनीत को हालांकि राजेंद्र जी पसंद करते थे, इसीलिए सौम्या ने अपने मन में उठे भाव को उनसे व्यक्त कर विनीत को प्यार किया था। आर यू ओके डोल? अनुराग ने उसको शांत देखकर पूछा। या आई एम ऑल राइट, उसने सिर झटक कर कहा। मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है 1 हफ्ते के लिए। आर यू इंटरेस्टेड टू कम विद मी? नहीं अनुराग, मैं भाग दौड़ वाली जिंदगी से बोर हो रही हूँ। आई वॉन्ट टेक सम रेस्ट। अरे अभी से ऊब गई, अगर बोर होती हो तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? दिस इज लो क्लास मेंटलिटी। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अनुराग, वो चिल्लाते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी यार, बट दिस इज टू मच। वो हंसते हंसते रुक गया। अनुराग, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई कैपेसिटी। तुम अगर इससे सहमत नहीं हो तो मत रहो, पर मजाक तो मत उड़ाओ, सौम्या ने क्रोधित होकर कहा। आई एम नॉट इंटरफियरिंग यू, बस मुझे थोड़ा अजीब लगा, उसने कहा। मैंने पढ़ाई की है अनुराग, और मैं उसका यूज करना चाहती हूँ। यू मीन टीचर? तुम स्कूल में पढ़ाओगी? क्या कमी है सौम्या इस घर में जो तुम ये सब करना चाहती हो? कमी नहीं है अनुराग, बस खुद को एक ऐसे काम में बिजी रखना चाहती हूँ जो मेरी पढ़ाई से जुड़ा हो।
यानी यही पसंद है तुम्हारी? नहीं, बस टाइम पास समझ लो। सौम्या को भी पता था वो जॉब केवल खुद को सेल्फ डिपेंडेंट दिखाने के लिए करने जा रही है। इसमें पसंद नापसंद वाली कोई बात ही नहीं है। अनुराग उसके मुंह से टाइम पास सुनकर खुश हुआ। इफ दिस इज फॉर टाइम पास देन इट्स ओके। सौम्या ने राहत की सांस ली और अनुराग बिजनेस ट्रिप पर चला गया। बिजनेस ट्रिप का केवल नाम ही था, पहले से सब बातचीत फोन पर हो चुकी थी। पेरिस, दुबई, लंदन तो घूमना था उसे, और वो भी दोस्तों के साथ। पैसे वालों के दोस्त रिश्तेदार भी बहुत निकल आते हैं। इधर सौम्या ने स्कूल में नौकरी कर ली। एमए बीएड के बाद नौकरी मिलना आसान भी था, और फिर वो एक रईस घर से ताल्लुक रखती थी। इतना परिचय ही पर्याप्त था। वो स्कूल में अपने पैसे रुपयों का धौंस कभी ना दिखाती, लेकिन उसके कपड़े, रहन सहन, खान पान सब जाहिर करते थे कि वो रईस घर की है। कई शिक्षिकाएं संकोच से बात करती, लेकिन वो खुद ही आगे बढ़कर सहजता से बात कर लेती थी। बातचीत में वो माहिर हो चुकी थी। अनुराग के साथ रहते रहते अब एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अनुराग केवल पार्टी, क्लब या किसी फंक्शन में जाने के लिए ही सौम्या को तलाशता या कहता। हर हफ्ते डिस्को जाना, रात रात भर अनुराग के दोस्तों के साथ पार्टियां मनाना पहले सौम्या को अटपटा लगा था, लेकिन अब वो भी उसी तरह की हो गई थी। कभी कभी ऊबती भी तो चुप रहती। हद तो तब हो गई जब अनुराग ने खुद ही अपने दोस्तों के साथ डिस्को में नाचने को कहा। बहुत विवाद हुआ घर आने पर, लेकिन अनुराग के घर का यही माहौल था और उसकी सोच भी वैसे ही थी। इसीलिए सौम्या अनुराग की बात चुपचाप मान लेती थी। नापसंद को भी पसंद बनाना सीख लिया उसने। इससे गृहस्थी में तो शांति थी, परंतु सौम्या अंदर से मृत होती जा रही थी। पहली बार जब मायके गई तो राजेंद्र जी उसके चेहरे पर चमक देख संतुष्ट हुए थे, लेकिन दूसरी बार उन्होंने परिपक्व सौम्या को देखा तो उसकी खामोशी देख वो चिंतित हो उठे। एक तो बेटी की विदाई का गम, दूसरे उम्र का भार, और तीसरे ये हालत देख बेटी का वो बहुत दुखी हुए। लाख पूछने पर सौम्या ने पिता को कुछ न बताया। साक्षी जी के पूछने पर भी उसने यही कहा कि वो बहुत खुश है अनुराग के साथ। इस अनकहे दर्द की भार राजेंद्र जी झेल ना सके और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सौम्या ने माँ और भाई को संभाला, पर बिजनेस इस पर प्रश्न चिन्ह था। जतिन ने अभी अभी इंटर पास किया था और इसकी इच्छा थी आगे पढ़ने की, इसीलिए समस्या हो गई थी। सौम्या ने अनुराग से कहा पापा की बिजनेस को संभाल ले और उसका हिसाब किताब अलग रखे। ये तब तक ही जब तक कि पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। अनुराग को लाभ ही था इसमें। उसने इसके लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया, मिस्टर राकेश शर्मा। बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही अनुभवी भी थे। मासिक वेतन पर उनको रखा गया था। सौम्या और अनुराग बीच बीच में जाते और पूरी जानकारी एवं खबर लेते रहते। सौम्या पापा को खोने का दुख भूल नहीं पा रही थी। एक वही तो थे जो उसके मन की हालत को बिना कहे समझ लेते थे। साक्षी जी माँ होकर भी नहीं समझ पाई थी। पहले वाली जिद सौम्या में नहीं रही, क्योंकि जिद पूरा करने वाला भी अब मन ही मन नहीं होता था। अनुराग तो बस अपनी बात मनवाना जानता था। वक्त बीतता रहा। सौम्या जितना तनाव महसूस करती घर में, उतना ही स्कूल से आकर खुश रहती। सभी शिक्षिकाओं से उसके अच्छे संबंध थे। किसी किसी से नजदीकी ज्यादा थी, जैसे अनुराधा मैम, जीविसा दी और प्रिया जी। इन लोगों से वो अपनी हर बात कहकर हल्की हो जाती। अनुराग अपनी आदत के अनुसार एक दिन उसे पार्टी में ले गया। वहां उसके दोस्त नमन से उसकी पहचान हुई। नमन जरा शांत किस्म का था, लेकिन सरस भी। बातों बातों में उससे अच्छी पहचान हो गई सौम्या की। तुम बहुत सुंदर हो सौम्या। नमन से रहा ना गया बोले बिना।
मुझे पता है तुम लड़कों को तारीफ में जाने क्या मजा आता है, वो बोली। सुंदर को सुंदर कहना तारीफ है। नो बट वाई आर यू सेइंग दिस? नो नीड टू टेल इफ यू डोंट माइंड। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम दोस्ती करोगी मुझसे? तुम अनुराग के दोस्त हो, बस इतना काफी है। इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड मी। ओ, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा नमन जी। अनुराग तुम्हारा दोस्त है, उस नाते मैं तुम्हारे दोस्त की वाइफ। अनुराग देर से दोनों को बातें करते देख रहा था। उससे रहा ना गया तो बोला, सौम्या, नमन से दोस्ती में क्या हर्ज है? अच्छा लड़का है। आई नो ही इज जेंटल, बट दोस्ती कर सकती हो अगर तुम चाहो तो, कहकर वो ड्रिंक में व्यस्त हो गया। सौम्या को अजीब कुछ न लगा। अनुराग उसके कार्यों में दखल अंदाजी कभी नहीं करता था, ना ही स्कूल के बारे में ही पूछता था कुछ। वो खुद में ही इतना व्यस्त रहता कि सौम्या क्या कर रही है इससे ज्यादा सरोकार नहीं रखता था। वो जिस सामाजिक परिवेश में पला बड़ा था, उसी में सौम्या को रमे हुए देखना, बस यही एक उसकी इच्छा थी। और इस इच्छा को सौम्या ने पूरा करने के लिए अपने मन के विरुद्ध जाकर आदत बना ली थी। नमन से दोस्ती हो गई और नमन कुछ कुछ विनीत की तरह सुलझा हुआ एवं समझदार भी लगा उसे। विनीत की तरह प्यार मिलना अब उसका सपना था। शायद इसीलिए वो भटक रही थी। नमन से बहुत अधिक बातें होने लगी। वो घर भी आता। इस तरह बातों मुलाकातों से दोनों के मध्य कुछ पनपने लगा। यह प्यार था या आकर्षण मात्र, कौन जानता था। दोनों अनभिज्ञ थे। नमन जानता था वो किसी की पत्नी है, उससे दोस्ती तक ही किया जा सकता है। लेकिन सौम्या के लिए वो अनुराग से दुखी अंदर से कहीं न कहीं अवचेतन मन में विनीत जैसे प्यार की तलाश थी। बहुत बार मन किया कि विनीत को फोन करे, लेकिन हिम्मत ना हुई। तुम किस स्कूल में पढ़ाती हो? नमन ने एक दिन सौम्या से पूछा। दोनों बहुत घुल मिल गए थे और सौम्या ने अनुराग के बर्ताव से होने वाले दुख को भी नमन से बता दिया था। इसीलिए नमन उसके और करीब आ चुका था। सेंट थॉमस, वो तो दिल्ली में है ना? हाँ। तुम कैसे जानते हो? मेरा एक दोस्त अमर, उसमें स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस वगैरह सप्लाई करता है। अमर, उसे तो अक्सर रिसेप्शनिस्ट रोमा और मुकेश सर से बातें करते देखती हूँ। एक दो बार मुझे भी हाय हेलो किया है उसने, पर मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। वैसे वो भी अच्छे घर का लड़का है और शादीशुदा भी। तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अचानक शादी की बात सौम्या नमन से पूछ बैठी। तुम जो नहीं मिली, बोलकर वो मुस्कुराया। व्हाट डू यू मीन नमन? उसके माथे पर सिकन आ गई। आई मीन तुम्हारी जैसी सुंदर पढ़ी लिखी अपडेट सर्वगुण संपन्न। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। सौम्या वन पीस है इस धरती पर, उसने गर्व से कहा। एग्जैक्टली, आई लव दिस पीस। नमन ने मन की बात कह दी। पागल हो, मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी दोस्त की पत्नी भी, इसीलिए चुप रह जाता हूँ, कहकर नमन उदास हो गया। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन रिश्तों का भी ख्याल था। सौम्या अगले दिन स्कूल गई और उसने अपनी और नमन की बात अनुराधा मैम से बताई और सलाह भी ली। अनुराधा मैम अनुभवी थी। उन्होंने समझाया कि इस बारे में वो अनुराग से बात करे। अनुराग नमन और सौम्या पर विश्वास करता है। अनुराग नमन को समझा देगा या फिर दोस्ती खत्म कर देगा, लेकिन सौम्या की छवि अच्छी बनी रहेगी उसकी नजर में। सौम्या ने ठीक वैसा ही किया। वोट नॉनसन बेब। नमन ऐसा नहीं है, उसने पूरे विश्वास से कहा। अनुराग, मैंने तुम्हें बताना जरूरी समझा। नमन दोस्त अच्छा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है, सौम्या ने स्पष्ट किया। और तुम्हारे मन में? उसने पूछा। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा दोस्त है इसलिए झेलना पड़ता है बस। तो उसके दोस्त की बीवी हो, थोड़ा फ्लर्ट करता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डोंट बी की सीरियस अबाउट दिस, कहकर अनुराग ने बात टाल दी। अनुराग अपनी मौज मस्ती के आगे कभी सोचता ही नहीं था। उसके लिए पत्नी एक हाई सोसाइटी में साथ घूमने वाली
उसके लेवल की स्त्री हो, इतना ही काफी था। दोस्तों को लेकर भी कभी गंभीर नहीं होता था। नमन से बात करने की जगह उसने सौम्या को ही चुप करा दिया। नमन से इस विषय पर बात करना उसे ओड लग रहा था। इधर नमन इस विषय पर सीरियस होता जा रहा था। उसकी कहानी उसके दोस्त अमर को भी मालूम हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना। अमर सौम्या को ऐसी वैसी समझ बातों बातों में मजाक करने लगा था, जबकि सौम्या को स्कूल में बाकी टीचरों के सामने झेप जाना पड़ता था। एक दो बार तो उसने उसे लताड़ा भी, लेकिन वो बेशर्म की तरह अपनी आदत से बाज न आता। यह बात रेवती ने नमन से कही। नमन को लगा उसने अमर से मन की बात कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अमर को इशारों में समझाने की कोशिश की कि वो अनुराग की पत्नी है, लेकिन अमर ढीठ की तरह अपनी हरकतों में कोई बदलाव नहीं लाया। कुछ बोलता तो अमर तुरंत कहता कि वो भी तो वही कर रहा है, फिर क्या मुंह रह जाता। ज्यादा रोक टोक नहीं कर सका, क्योंकि उसे लगा अगर उसकी बात अमर ने अनुराग को बता दी तो सौम्या की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। चक्रव्यूह में फंसी सौम्या अनुराग के प्रति चाहकर भी वफादार न रह पा रही थी। नमन उसकी बातों को ध्यान से सुनता और जरूरत पर मदद भी करता, जबकि अनुराग उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। अमर मौके का फायदा उठाने की फिराक में था। इन सब के बीच अपने मन की बात नमन से करते करते सौम्या नमन के बहुत करीब आ गई। सौम्या, मैं 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूं, तुम भी चलो। मैं कैसे? अनुराग से क्या कहूंगी? और अनुराग से मैं बोल दूंगा। क्या बोलोगे? यही कि स्कूल का टूर है। लेकिन स्कूल टूर में तुम्हारा क्या काम? मैं बोलूंगा बाई चांस उधर मेरा भी काम है, इसीलिए सौम्या मेरे साथ ही जाएगी। स्कूल टीचर से ज्यादा कंफर्टेबल मैं ले जाऊंगा, वो मना नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो कहेगा तो ही। नमन ने यही बात अनुराग से कही तो अनुराग ने एक बार भी सवाल किए बिना हामी भर दी। एक स्नेह को तरसती रही एक प्रेमी पुरुष के पास और साथ रहकर आखिर कितना दूरी रख पाती। साथ जाने का अर्थ ही था कुछ न कुछ होगा ही। दोनों के मध्य शारीरिक संघर्ष स्थापित हो गए। इस तरह अक्सर 1, 2 या 4 दिन के लिए योजनाएं बनती ही रहती। महीने में 1 या 2 बार सौम्या बहुत खुश रहने लगी। अनुराग तो पहले भी उसे इस्तेमाल करता था, अब भी वही कर रहा था। उसकी भावनाओं, उसकी खुशी से उसे कोई सरोकार ना था। अनुराग ने एक बार लंदन घूमने की योजना बनाई। उसमें वो सभी दोस्तों को साथ ले जाना चाहता था। सब लगभग शादीशुदा थे, केवल नमन को छोड़कर। गर्मी की छुट्टियां थी स्कूल में, इसीलिए सौम्या भी निश्चिंत होकर गई। सब लोगों के बीच बहुत मनोरंजन हुआ। एक दिन ड्रिंक करने के बाद अनुराग बेसुध पड़ा था। इधर नमन आया और सौम्या के साथ वो प्रेम में डूबकर अंतर्गता में लीन हो गया। सौम्या ने रोका भी अनुराग का वास्ता देकर, लेकिन नमन एक अलग नशे में था। इधर अनुराग होश में आते ही अपने कमरे में गया। उसने दरवाजा खोला तो देखकर अवाक रह गया। नमन, वो लगभग चिल्लाया। नमन अपने कपड़े ठीक करते हुए उठ खड़ा हुआ। अनुराग, आई विल एक्सप्लेन यू। क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? जो मैं देख रहा हूँ उसके बाद बचा क्या? अनुराग, नमन नशे में गलती से आ गया था। उसे बात को बदलना चाहा। गलती से या गलती करने जानबूझकर, मैं जानता तो था तुम दोनों करीब हो, पर इतने। वो लड़खड़ा रहा था। अनुराग, तुम नशे में हो, नशा टूटेगा तब बात करेंगे, सौम्या ने कहा। वो और भी चिढ़ गया। यू ब्लडी विच, क्या बात करेगी? अनुराग ठाकुर की पत्नी के नाम से जानी जाती है तू।
माइंड योर लैंग्वेज अनुराग। आई एम योर वाइफ, नॉट ए रोड साइड लेडी, सौम्या ने कहा। ओ रियली? वो व्यंग्य से मुस्कुराया। नमन को ठीक नहीं लगा और वो बोला, सी इज योर वाइफ अनुराग, यू आर इंसल्ट हर। हम दोनों प्यार जरूर करते हैं, लेकिन गलत कुछ नहीं इसमें। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विद यू, दिस इज माई पर्सनल मैटर, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। अनुराग ने क्रोध में उसे धक्का देते हुए कहा। हालांकि ऐसा कहते कहते वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा बेड पर। नमन ने उस समय जाना बेहतर समझा। सौम्या रोए जा रही थी। आगे क्या होगा नमन और सौम्या के दिमाग में यही चल रहा था। अगले दिन अनुराग ने फिर वही बात छेड़ी। अनुराग, तुम अगर मुझसे खुश नहीं हो तो डिवोर्स दे दो। सौम्या ने दो टूक कह दिया। नहीं, अनुराग ठाकुर का सारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो फिर आगे? सौम्या ने पूछा। आगे कुछ नहीं, इसे हादसा समझ भूल जाओ। आगे से नमन से कभी नहीं मिलोगी। दिस इज माई लास्ट डिसीजन। सौम्या ने ऐसा सोचा भी नहीं था। अनुराग का फैसला विचित्र था। आज भी वो अपने फायदे की सोच संबंधों को बरकरार रखना चाह रहा था। नमन वहां से फ्लाइट पकड़ इंडिया लौट आया। उसे विश्वास था सौम्या उसे प्यार करती है और इस घटना के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। फिर वो सौम्या से शादी कर लेगा। सौम्या को नमन का चुपचाप चले जाना बहुत बुरा लगा। यह एक विश्वासघात था। विनीत को जिद से छोड़ बैठी थी। अब उसके साथ जब ऐसा हुआ तो उसे समझ आ रहा था। लौटने के बाद उसने ना तो उसे फोन किया और ना ही मिली। छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुला और सौम्या पहले की तरह स्कूल जाने लगी, लेकिन अब वो उदास रहती। नमन के साथ बने संबंधों को प्यार समझ बैठी थी, जबकि अब उसे लग रहा था यह कमजोर क्षणों में शारीरिक जरूरत यात्रा थी। अमर से वो अब बात पहले भी नहीं करती थी, लेकिन अमर खुद ही आगे बढ़कर बोलता। बातों बातों में उसने एक दिन कहा कि नमन उससे मिलना चाहता है। सौम्या ने मना कर दिया। 3-4 बार मना करने के बाद एक दिन सौम्या ने कहा, अमर तुम अपनी हद में रहो, नमन से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं इन उड़ते बादलों की तरह मंडराते रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर चुकी हूँ। नाउ यू आर टॉकिंग विच मिसेज अनुराग ठाकुर, समझे? अमर समझ गया अब बात आगे तक जाएगी। वो चुप रह गया। नमन ने 1-2 बार स्कूल आकर मिलने की कोशिश भी की, लेकिन सौम्या सीधे अपनी गाड़ी में बैठती और निकल जाती। अनुराग के साथ संबंध पहले की तरह सामान्य रहे, लेकिन सौम्या सामान्य नहीं रही। अनुराग अपनी जरूरतें पूरी करता, चाहे वह शरीर की हो, घूमने की हो, स्टेटस मेंटेन की हो, डिस्को या पार्टी में जाने की हो। सौम्या उसे मशीन की तरह मिल जाती। धीरे धीरे सौम्या खामोश होती गई। वहां से लौटने के 1 महीने बीतते ही पता चला वो प्रेग्नेंट है। मन ही मन खुश हुई कि अब उसको एक सहारा मिलेगा और अनुराग शायद सुधर जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि अभी 1.5 महीना हुआ है, उसे अपना पूरा ध्यान रखना होगा। अब बारी थी यह सब अनुराग को बताने की। अनुराग, आई एम प्रेग्नेंट। वॉट नॉनसेंस। सच कह रही हूँ, डॉक्टर ने बताया 1.5 महीना हो गया है। नो, इट इज इम्पॉसिबल, यह मेरा बच्चा नहीं है। क्या कह रहे हो? एक बार सोचकर बोलो। सोचकर? तुमने सोचने के लिए क्या छोड़ा है सौम्या? अनुराग, पुरानी बातों को भूल जाओ, यह हम दोनों का बच्चा है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? हमें लंदन से आए लगभग 1 महीना हो जाएंगे और मेरी प्रेगनेंसी 1.5 महीने की है।
ये हिसाब किताब तुम बैठाओ, वैसे इसमें तुम माहिर हो। शादी के 4 साल बाद अचानक लंदन से आने के बाद ही तुम्हें प्रेग्नेंट होना था। अनुराग, तुम विश्वास करो, यह बच्चा तुम्हारा है। नहीं, आई नेवर एक्सेप्ट दिस चाइल्ड, अबॉर्ट करा दो। अनुराग, 4 साल के बाद एक बच्चा आया और उसे अबॉर्ट करा दूं, केवल इसीलिए कि तुम्हें शक है वो तुम्हारा नहीं। कैसे इंसान हो तुम। शक नहीं, यकीन है, ये मेरा बच्चा नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी। लाख समझाने पर जब अनुराग नहीं माना तो सौम्या चुप हो गई। लेकिन अबॉर्शन की बात उसके गले नहीं उतर रही थी। परिवार में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। इधर अनुराग नशे में डूबता जा रहा था। बेफिक्र सा रहने वाला अनुराग और भी अधिक बेपरवाह हो गया। अनुराग की एक ही जिद थी, बच्चे को लेकर। 3 महीने गुजर गए। अब स्थिति में सुधार ना हुआ तो सौम्या छुट्टी लेकर मायके चली गई। साक्षी जी बेटी को देख बहुत खुश हुई, लेकिन चेहरे की उदासी उसकी हालत बयान कर रही थी। अनुराग के घर वालों को साक्षी जी ने बता दिया कि सौम्या गर्भवती है। अनुराग असली बात बता ना सका और ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अनुराग, अगर तुम बच्चे को अपना नहीं मानते तो इस रिश्ते को रखने का क्या फायदा। तुम पहले भी आजाद थे, बस कागजी तौर पर तुम्हें आजाद कर देना चाहती हूँ। सौम्या का फोन बड़ी मुश्किल से उठाया था आज अनुराग ने। सौम्या, तुम हो कौन मुझे आजाद करने वाली। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम चाहती हो ना कि मुझसे अलग होकर नमन से शादी कर लो, पर यह मैं होने नहीं दूंगा, समझी। नमन नमन नमन, बस एक ही रट है तुम्हारी। मेरा एक संबंध तुम्हें बुरा लगा और ऐसे कितने ही संबंध होंगे तुम्हारे जिसका मैंने हिसाब नहीं किया कभी। ओ माय गॉड, तुम इतना सोच सकती हो। गुड, फिर भी मैं तुमको तलाक नहीं दूंगा। तो बच्चे को अपना लो अनुराग, ये तुम्हारा ही है। एक माँ ही बता सकती है कि बच्चा किसका है, और मैं सच कह रही हूँ। नहीं, मैं ये कभी नहीं मान सकता। सौम्या कई बार समझाने का प्रयास करती, लेकिन अनुराग किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं था। सौम्या बहुत अकेली पड़ गई थी, अक्सर उदास रहती। साक्षी जी कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन सौम्या को इस अवस्था में और नहीं पहुंचाना चाह रही थी, इसीलिए जिक्र नहीं किया, कुछ ना ही पूछा उससे कुछ। सौम्या मायके में रहकर भी अशांति थी। एक दिन अपनी अलमारी में कपड़े ठीक कर रही थी तो कपड़ों की तह के नीचे वही गुलाबी पेड़ और गुलाबी फ्रेम में आईना, उसी विनीत का वही चेहरा नजर आने लगा जो पहले दिन उसने मॉल में देखा था। महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, महंगा जूता, महंगी कार, लेकिन चेहरे पर भाव बिल्कुल सरल। सौम्या ने आईने को देखा और चौंक गई। सामने विनीत मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें भर आई। विनीत कितना आत्मविश्वासी था, जितना प्रेमी उतनी ही महत्वाकांक्षा। सौम्या प्रेम नहीं देख पाई, देखी तो बस उसकी महत्वाकांक्षा। बचपन से उसे चाहता रहा था और वो किसी की एक नज़र अपनी प्रेमिका पर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय इकलौते दोस्त राहुल तक को कभी दोनों के निजी क्षणों में शामिल नहीं किया। सौम्या को लेकर हमेशा सक्रिय रहता, बिल्कुल राजेंद्र सिंघानिया की तरह उसका ख्याल रखता था। एक जिद ने सब बदल दिया। यह जिद किसकी थी, विनीत की या सौम्या की? काश विनीत बिजनेस संभाल लेता और यही रहकर पढ़ाई करता, पर नहीं, उसे एमबीए करना था, वो भी अमेरिका से। क्यों किया विनीत ने ऐसा? उसकी गलती भी कितनी थी। जाने के बाद फोन करता रहा, लेकिन वो ही तो धीरे धीरे विमुख होती गई। बाद में फोन भी नहीं उठाती थी, जाने क्यों अपमान समझ बैठी थी। विनीत पढ़कर कुछ अच्छा ही बनने गया था, पर वो कहाँ समझ पाई। उद्वेग में विनीत के जाने को अपना अनादर समझ गुस्से में आ गई थी। क्रोध में आकर उसने अनुराग से शादी का फैसला लिया था। अफसोस ही रह गया था सौम्या के पास
उसका मन कर रहा था किसी तरह बीते 4 साल लौट आए और जिंदगी उसे एक बार और मौका दे चुनाव का। अनुराग के पास सब कुछ है और जरूरत से कहीं ज्यादा ही, लेकिन प्यार नहीं। नमन साधारण है, उसके पास प्यार भी बहुत है, लेकिन साहस नहीं कि अनुराग से कह सके कि वो सौम्या को अपनाना चाहता है। मगर विनीत, अनुराग के पास सब कुछ है और जरूरत से कहीं ज्यादा ही, लेकिन प्यार नहीं। नमन साधारण है, उसके पास प्यार भी बहुत है, लेकिन साहस नहीं कि अनुराग से कह सके कि वो सौम्या को अपनाना चाहता है। मगर विनीत सौम्या की खुशियों के लिए चुप रहा। अगर उसे पता चले कि सौम्या खुश नहीं तो वो चुप नहीं बैठेगा। आओ देखता ना ताओ, तुरंत उसके लिए दुनिया से लड़ जाता। लेकिन अब क्या फायदा, सौम्या अपना अधिकार खो चुकी थी, वो लौट नहीं सकती थी। उफ विनीत, इतना क्यों याद आने लगा है उसे, आत्मगिलानी या पछतावा। सौम्या अभी तक सो रही हो, दिन के 12 बज गए, तुम प्रेग्नेंट हो, बी केयरफुल अबाउट योर प्रेगनेंसी। यस मोम, कहते हुए सौम्या उठकर बैठ गई। साक्षी जी को आश्चर्य हो रहा था, जो सौम्या मनमानियां करती थी वो आज्ञाकारी बालिका की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। नाश्ते का समय निकल गया, पर कुछ खा लो जल्दी, माधव से जूस भिजवा देती हूँ कमरे में ही। नहीं मोम, मैं नीचे आती हूँ, कहकर सौम्या वॉशरूम चली गई। साक्षी जी माँ थी, कुछ गड़बड़ तो है। विश्वास हो गया था, पर क्या, वो पूछना नहीं चाहती थी। पति पत्नी का मामला होगा, खुद ही सुलट लेंगे। इसी तरह दिन गुजरने लगे। सौम्या भीड़ की चाह में अकेली रह गई थी, खुशी की चाह में गम के साथ थी। क्रोध में उठाया गया एक कदम पूरे जीवन पर भारी पड़ रहा था। सौम्या आज बहुत दिनों बाद घर से निकली थी। वो उसी मॉल में गई जैसे खुद को वहां से लौटा ले जाना चाहती हो। देर तक मॉल में बेमकसद सी घूमती रही। एक दो कपड़े और सामान लिए, फिर सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। हेलो बेबी डॉल, विनीत सामने खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो खुश हो कि रोए समझ नहीं पा रही थी। विनीत तुम? हाँ मैं, तुम कैसी हो? ठीक। और तुम्हारे हस्बैंड, वो कहाँ है? मिलवाओगी नहीं उससे? मैं अकेली ही आई हूँ। ओह अच्छा, तुम बताओ पढ़ाई पूरी हो गई? यस बेब, नाउ आई एम वर्किंग विद एड फाइनेंशियल कंपनी। गुड, और बिजनेस? वो मेरे डैड संजय राठौर संभाल रही है, पहले की तरह। अंकल कैसे है? फर्स्ट क्लास। आओ कभी घर पर विद हस्बैंड। अंतिम शब्द उसने धीरे से कहा। देखूंगी, अब चलती हूँ। सौम्या का मन कर रहा था कि चीख चीख कर रोए, पर कमजोर पड़ना भी नहीं चाहती थी। इफ यू डोंट माइंड, आई लाइक सम कॉफी विद यू। या श्योर। दोनों कैफे में गए। तुम्हें तो चाय पसंद है ना विनीत, से सौम्या ने पूछा। तुम्हें याद है मेरी पसंद? बिल्कुल, क्यों नहीं याद रहेगी। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि मैं एक लड़की को पसंद करता था बचपन से ही, पर वो लड़की अब किसी की पत्नी है। तो क्या हुआ, वो किसी की भी पत्नी रहे, पर पसंद तो मेरी है ना, और मेरी पसंद तो मेरी अपनी है। इसे कोई छीन नहीं सकता, ना बदल ही सकता है। सौम्या ने बात बदलने के लिए पूछा। विनीत, तुमने शादी नहीं की? नहीं। कब करोगे? अब तो सेटल भी हो। शादी कोई मैंडेटरी तो नहीं है, अभी सोचा नहीं है इस विषय में। शायद पसंद तक बात अटकी रह गई, इसीलिए वो कटाक्ष करते हुए बोला। सौम्या सब समझ रही थी। तुम क्या अमेरिका में ही रहोगे अब? जब तक डैड ठीक है तभी तक। अच्छा। सौम्या चुप रही, लेकिन विनीत खुद को जब्त न कर सका। सौम्या,
तुम क्या मेरा इंतजार भी ना कर सकी? 3 साल किया। मैं 4 साल बोलकर गया था सौम्या। विनीत, पापा चाहते थे जल्दी शादी हो जाए। झूठ, पापा नहीं, तुम चाहती थी सौम्या। तो क्या करती विनीत, तुमको मुझसे जरूरी पड़ना लगा और मुझे यानी उस सौम्या सिंघानिया को यह इंसल्टिंग लगा, क्योंकि वो जिद्दी भी थी और मनबड़क भी। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड। अब सौम्या कुछ भी माइंड नहीं करती। पूछो। तुम खुश नहीं लग रही। एनी प्रॉब्लम? मैं खुश हूँ। बड़ा घर, सुंदर पति, ऐसी ऐसे मेरे। खुश क्यों नहीं रहूंगी? उसकी आंखों में पानी तैर गया जिसे उसने छिपा लिया। लेकिन विनीत उसके बदले ढंग, बदली सूरत देख सब समझ रहा था। फिर झूठ, कितना झूठ बोलोगी तुम? मुझसे नहीं, ये तुम खुद से झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ अनुराग कैसा लड़का है। बिजनेस लाइन में लगभग सभी बिजनेसमैन की खबर रहती है। क्या क्या जानते हो? अनुराग में क्या खराबी है? कुछ नहीं। अगर कुछ है तो तुम कहोगी सौम्या। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बहुत मौज मस्ती वाला लड़का है। कई लड़कियों से अफेयर रही है और साल में कई कई बार उन्हें लेकर ट्रिप पर जाता था। दोस्तों को भी साथ ले जाता था जिससे उसको कोई कुछ ना कह सके। तुमको कैसे पता? दोस्त कितने सच्चे होते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? हर कोई राहुल या विनीत नहीं होता। उनमें से ही किसी ने बताया। मैं क्या करूं विनीत, बहुत परेशान हूं अनुराग की हरकतों से। लेकिन मैंने समझौता कर लिया है सब चीजों से। अब यही जिंदगी है मेरी। सौम्या ने नम आंखों से कहा। क्यों सौम्या, क्यों इसे जिंदगी मान बैठी हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि गलत का विरोध करो? उसने सवाल किया। करता नहीं, किया भी मैंने, लेकिन अनुराग पर कोई असर नहीं हुआ और अब तो मैंने हार मान ली है। उसके अनुसार ही चलती हूँ। यह तो गुलामी है, जीवन भर का साथ नहीं। इसमें प्यार कहाँ है सौम्या? तुम इतनी मजबूर नहीं हो सकती। पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से ही हो और सुंदर भी। पर मजबूर हूँ विनीत, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे यह तो अनुराग के लिए खुश होने वाली बात है। ही बिकम ए फादर आफ्टर फ्यू मंथ्स। पर वो बोलते बोलते सौम्या रुक गई। क्या कहती? क्यों नहीं खुश है अनुराग, या क्यों उस पर इल्जाम लगा रहा है? कैसे बताती कि अपने बच्चे को गैर का बच्चा बता रहा है? बोलो सौम्या, रुक क्यों गई? मुझे जीवन साथी नहीं बनाया, पर तुमने, पर दोस्त तो मानती हो ना अब भी? विनीत, कहते कहते वो रोने लगी। विनीत घबरा गया। पहले की तरह अधिकार से सौम्या को स्पर्श भी नहीं कर सकता था। बड़े हाथ को पीछे खींच लिया। फिर टेबल पर रखे टिश्यू पेपर को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर रहे हैं सौम्या। मैं इस हाल में तुम्हें नहीं देख सकता। यू आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर मी। सौम्या ने किसी तरह खुद को काबू में किया और बोली। मैं अब चलूंगी विनीत, देर हो गई। देर तो हो गई सौम्या, सचमुच देर हो गई बहुत मेरे आने में। तुम गुनहगार नहीं हो, सब मेरे कर्मों का फल है। पता नहीं,
मैं बस इतना जानता हूँ, तुम्हारे आंसुओं ने मेरे अंदर ज्वाला जगा दी है। तुम बता नहीं रही, मैं चाहूँ तो बाहर से पता कर लूँगा, पर तुम्हारे दर्द को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सौम्य जिस बात को साक्षी जी से ना कह पाई थी, आज उसका मन हो रहा था विनीत से कह दे, लेकिन डर भी था कहीं विनीत ने भी उसे गलत समझ लिया तो। गलती तो उससे हुई है, लेकिन यह सब अनुराग की बेरुखी से या फिर नमन के द्वारा दर्द पर हाथ रखने से। विनीत, मैं अब पहले वाली सौम्या नहीं हूँ, इसलिए जितना मुझे जानोगे दुखी हो जाओगे। कुछ भी जानने की जिद मत करो। जिद नहीं, तुम्हारे आंसुओं का कारण। ठीक है, बताती हूँ, कहकर सौम्या ने शुरू से अंत तक पूरा किस्सा सुना दिया। सुनने के बाद विनीत ने कहा, चलो तुमने गलती की, लेकिन वो खुद कौन सा सही है, फिर उसे गलत ही लग रहा है। ये सब तो तुम्हारे कहने पर डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा है? उसे तो हजारों लड़कियां मिल जाएगी। वो कहता है कि उसकी फैमिली और बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी में मजाक बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब बड़े लोगों के लिए आम बात है। और आजकल तो दो लोग 2 महीने 2 साल में अलग हो जाते हैं मन ना मिलने पर। हालांकि मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, पर यह बात उसकी पची नहीं। कोई और बात तो जरूर है। वो सोचने लगा। तुम ये सब छोड़ो, अब चलो। ठीक है, फोन तो करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। नहीं कहती तो आ जाता घर पर, उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। सौम्या विनीत से अपना दर्द कहकर हल्का महसूस करने लगी, लेकिन विनीत सौम्या का दर्द महसूस कर दुखी हो गया था। अनुराग अब कभी कभार फोन कर लेता और वही दबाव बनाता अबॉर्ट करने का। इस बीच नमन को फोन भी आता रहा, लेकिन सौम्या ने उठाया नहीं कभी। विनीत से बात करते करते कुछ घुटन कम होने लगी थी सौम्या की तो एक दिन उसने नमन का फोन उठा लिया। हेलो सौम्या, मैं नमन, प्लीज मेरी बात सुन लो। बोलो। आई रियली लव यू। मैंने अनुराग से कहा कि तुमको डिवोर्स दे दे, पर नहीं माना। मैं खुद को अपराधी समझ रहा हूँ, जबकि मैं तुमको चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो। बस नमन, बस। मैंने तुमको कभी अपराधी नहीं माना, लेकिन तुमसे प्यार भी नहीं कर सकी खुलकर। शायद अनुराग की बेरुखी के कारण तुम्हारी तरफ खिंचाव था शायद, पर तुमसे शादी की बात ये नहीं हो सकता नमन। जो साथ गुजरे पल वो प्यार ही है सौम्या, और मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने को तैयार हूँ, उसने कहा। नमन, माइंड योर लैंग्वेज। तुम उसके कुछ नहीं, और ये अपनाना शब्द कहाँ से लाए? वो कोई अनाथ नहीं जिसे तुम अपना लोगे। मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो, महान बनना है तुम्हें, तो कोई समाज सेवा करो। तुम मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल रही हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर उसमें शरीर का संबंध नहीं आता। पर मुझसे, तुम मुझसे, वो सब हो गया सौम्या, पर असल में सिर्फ प्यार है तुम्हारे लिए। ये शरीर का संबंध तो दोनों की मर्जी से ही बना था। प्यार है तो मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करो। ये तुम कह रही हो? हाँ, कह भी सकती हो, क्योंकि मैं अनुराग की तरह संपन्न नहीं और ना ही सुंदर। मुझे लोग जानते भी कितने हैं, नेम फेम नहीं मेरे पास। ये तुम कह रही हो? हाँ, कह भी सकती हो, क्योंकि मैं अनुराग की तरह संपन्न नहीं और ना ही सुंदर। मुझे लोग जानते भी कितने हैं, नेम फेम नहीं मेरे पास। नमन, डोंट बी सिली। मैं भी चाहती हूँ तुम खुश रहो। जब तुम जानते ही हो कि अनुराग डिवोर्स नहीं देगा, तो आगे की बात सब फिजूल है। तुम अच्छे लड़के हो और बहुत अच्छी लड़की भी मिलेगी तुमको। अगर मुझसे प्यार भी है तो इसे भूल जाओ। जो हो नहीं सकता उसे भुला देना ही ठीक होगा।
हमारे बीच जो हुआ वो मेरी ही कमजोरी या शारीरिक चाह थी। तुमसे बातें करना अच्छा लगता था, लेकिन अनुराग की मनमानी का ज्यादा हाथ था तुम्हारे करीब जाने में। अगर मुझे प्यार होता नमन, तो अनुराग डिवोर्स नहीं देता, तो भी उससे रिक्वेस्ट नहीं करती। तो मैं ये समझूं कि तुमने अपनी कमजोरी का हथियार मुझे बनाया, मुझे यूज किया, मुझे चीट किया। नमन, हाउ डेयर यू? यही प्यार है तुम्हारा? मेरे ना कहते ही भड़क गए। प्यार को जिया जाता है नमन, प्यार को पाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। हमने तुमने जो किया वो ठीक नहीं था, ये तो तुम भी जानते हो। फिर भी आई अपोलोजाइज यू। ठीक है, अब नहीं आऊंगा सामने, लेकिन मेरा प्यार सही है, रहूंगा तुम्हारा ही। नमन उदास भी हुआ और दुखी भी। देखो नमन, मैंने जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताया वो ईमानदारी से ही। ना तो उसमें चीटिंग की भावना थी और ना ही तुम्हें यूज करने की सोच। पर गलती तो हुई है मुझसे। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे करीब गई और वो सब हो गया जो होना नहीं चाहिए था। ना तो तुम रोक सके खुद को और ना मैं ही रोक पाई खुद को। मैं जानती हूँ तुम अच्छे लड़के हो, तुमने शायद प्यार भी किया होगा, पर अपनों से दुखी में, लालच में कुछ भी नहीं सोच समझ पाई। बस तुम्हारा साथ अच्छा लगा। तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो सौम्या। तुम प्यार को कभी समझोगी अगर तो एहसास होगा। नमन ने कितना चाहा था तुमको। नमन ने बहुत कुछ कहा और सौम्या ने कुछ का जवाब दिया और कुछ चुपचाप सुनती रही। उसे एहसास था अपनी गलतियों का। पहले विनीत के साथ, फिर नमन के साथ पता नहीं किस चक्रव्यूह में फंस गई थी। निकलना चाहती थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। और वो किससे किसकी तुलना करे और क्यों करे? इससे समस्या सुलझने वाली नहीं थी। नमन उसकी अवस्था पर तरस खाकर ही सही सच्चा साथी बनकर आया था, लेकिन शरीर तक पहुंचकर बात बिगड़ गई थी। विनीत तो निश्चल था, उसके पास कितने ही अवसर थे करीब आने के। सौम्या उसे बेहद चाहने लगी थी, रोकती भी नहीं, लेकिन उसने प्रेम को देह से अलग रखा। विनीत को बुलाकर उसने अनुराग को चाहा था, उसके अनुकूल बनी थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ? दिन गुजरते गए, विनीत ने उसका पूरा ख्याल रखा। सौम्या ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। अनुराग बच्ची के होने पर आया तक नहीं। अनुराग के घर वालों ने बड़े जलसे की तैयारी की, क्योंकि अंदर चाहे जो हो, बाहर वह अनुराग की ही बच्ची थी। सौम्या के ससुराल लौटने का दिन तय हुआ और उसने भरे मन से विनीत से विदा ली। विनीत ने उसे कहा कि जब भी वो महसूस करे कि उसकी जरूरत है, वो उसको खबर कर दे, तुरंत हाजिर हो जाएगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे। आलीशान तरीके से जलसा हुआ। शहर के नामचीन लोग उपस्थित थे। अनुराग सामान्य दिख रहा था, परंतु सौम्या को यह सब बनावट एवं सजावट अच्छे नहीं लग रहे थे। चुभ रहे थे। बच्चे के साथ अनुराग का व्यवहार कैसा होगा, इसकी चिंता उसे खाई जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अनुराग की बच्ची थी, इसीलिए उसे हर वो सुख सुविधा प्राप्त थी जो होना चाहिए। सिवाय पिता के स्नेह के अनुराग ना तो उसे देखता, ना उसे कहीं ले जाता और ना ही बातें करता। 5 साल की मीरा लाखों सवाल करती, लेकिन सौम्या उसे कुछ कुछ कहकर बहला देती। अनुराग, चलो मान लेती हूँ वो तुम्हारी बच्ची नहीं, पर मेरी तो है। तुम मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए ही उससे थोड़ा प्यार कर लिया करो। सौम्या, तुमको पता है ना हमारा रिलेशनशिप। देन हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट आई कैन लिव होम? बच्चे निर्दोष होते हैं। अगर गलती हुई भी है तो मुझसे हुई है, उसका क्या दोष? आई एम गिविंग माई नेम, दैट इज इनफ फॉर हिम। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। मुझे फोर्स मत करो। मैं इस माहौल में अपनी बच्ची को नहीं बढ़ने दूंगी। फिर मुझे अलग होना पड़ेगा और तुम इस बार मुझे लौटा कर नहीं ला पाओगे, उसने रोष भरे स्वर में कहा।
तुम धमकी दे रही हो मुझे, अनुराग को? इतनी मजाल? मजाल अभी देखी कहाँ तुमने? अब मैं वो सौम्या नहीं। 9 साल हो गए हमारी शादी को। सब कुछ तुम्हारे अनुसार ही करती रही हूँ। डिस्को में किसी और के साथ तुम नचाते मुझे, पार्टी में किसी गैर की बाहों में मुझे देख तुम खुश होते थे। ऐसे में अगर नमन के साथ बहक गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मीरा तुम्हारी बच्ची नहीं। तुम टेस्ट करा लो अपने इत्मीनान के लिए। ये तुम्हारी ही साबित हुई तो आगे क्या? सेटअप सेटअप सौम्या, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं। नमन के साथ तुम्हारा संबंध सब कुछ साबित कर देता है। ये जबरदस्ती है, फिर भी तुम नहीं मानते तो अंतिम रास्ता केस ही है। मैं केस फाइल करूंगी अब, सौम्या ने दृढ़ स्वर में कहा। जाओ, रोका किसने है तुम्हें? पर मैं नहीं दूंगा डिवोर्स। फोर्सफुल्ली नहीं रख सकते मुझे। तुम डिवोर्स की जो रट लगाई बैठी हो वो इसीलिए कि मुझसे अलग होकर तुम उस 2 कौड़ी के नमन से शादी कर सको। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नमन अनुराग की किसी सेकंड हैंड चीज का भी मालिक नहीं बन सकता। कितना गंदा सोचते हो तुम, छी। मैं अब किसी से शादी नहीं करने वाली। वैसे और अगर करना ही चाहूं तो किसी भी तरह से रोक नहीं सकोगे। देख लेना, एक दिन तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। ना जाने कितने संबंध बनाए होंगे तुमने, पर मेरी जबान पर नहीं आया कभी। अब अदालत में सब कुछ उजागर होगा मिस्टर अनुराग। जिस नाम और दौलत पर घमंड है वो 2 टके का भी नहीं रह जाएगा, सौम्या ने क्रोध में कहा। गेट आउट फ्रॉम हियर यू कीप। सौम्या ने उसके गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। अनुराग उसने उसे बेड पर ढकेल कर गिरा दिया और बोला, मैं अनुराग हूँ अनुराग। जो चाह लेता हूँ उसे पा लेता हूँ और जो नहीं चाहता उसे ठोकर मारकर निकाल देता हूँ। डिवोर्स तो कब का दे देता और खुद भी शादी कर लेता, लेकिन मैं इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, समझी? सौम्या ने और मुंह लगाना बेहतर ना समझा। उसे हिकारत से देखते हुए निकल गई। अगले दिन वो मीरा को लेकर वापस मायके आ गई। इस बार उसने केस फाइल किया और दूसरी नौकरी पकड़ ली। यह बात उसने विनीत को भी नहीं बताई। विनीत सौम्या के टोकने पर 1 साल से कम ही फोन करता था और करता भी तो केवल औपचारिक बातें ही करता। सौम्या उसकी उदासीनता को समझती थी, लेकिन अपना दुख उस पर नहीं डालना चाहती थी। विनीता ने दबी जबान में एक बार कहा कि डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो चाहते हैं विनीत शादी कर ले और बिजनेस संभाले। सौम्या ने भी समर्थन किया कि जो अंकल चाहती है वो वही करे, लेकिन शायद विनीत बचपन के प्यार को भुलाकर शादी नहीं कर पा रहा था। इधर 1 साल में कर भी ली हो तो सौम्या को क्या पता। सौम्या ने केस फाइल किया था अनुराग के शहर से। आवेग में यही गलती हुई थी, इस कारण केस की डेट पर आना पड़ता था, जबकि वो खर्च भी अनुराग को ही उठाना पड़ रहा था। इधर विनीत ने बहुत भारी मन से एक दिन सौम्या को फोन किया। हेलो सौम्या, मैं विनीत बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो आजकल? कई महीनों से खबर नहीं तुम्हारी। दरअसल मैं बहुत परेशान था। डैड की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और वो चाहते थे मैं शादी कर लूं। मैंने कितना समझाया पर वो जिद पर अड़ गए थे। इसीलिए इसीलिए तुमने शादी कर ली, यही ना? मुझे बुलाया भी नहीं। तुम आती? शायद नहीं। बस इसीलिए ही नहीं बुलाया। कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स।
इसी अफसोस या इसे गुनाह समझ मुझे फोन नहीं कर रहे थे, यही ना? हूं, उसने धीरे से कहा। विनीत, मैं तुम्हारे लिए ग्रहण बनी बैठी थी। आज ये सुनकर बहुत राहत मिली मुझे। एक बार फिर मैनी मैनी कैंग्रेचुलेशंस, बी हैप्पी, उसने लड़खड़ाती स्वर को संभालते हुए कहा। तुम खुश हो यह सुनकर बहुत अच्छा, मतलब मैं किसी और का हो गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा तुम्हें? दुख तो है अपने प्यार को खोकर, पर ये तो होना ही था। लेकिन खुश हूं कि मेरे कारण एक जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और जो भी हो, लेकिन तुम दोस्ती तो रखोगी ना सौम्या? अब तुम अपने जीवन में व्यस्त हो जाओ, मेरे लिए सोचना छोड़कर। ये तो इस जीवन में इम्पॉसिबल है। मैं नहीं चाहती कि अनुराग तुम्हें लेकर वही सोचे जो नमन के लिए सोचता है। इससे तुम्हारी भी मैरिड लाइफ पर असर पड़ेगा। अगर जरूरत हुई तो आवाज दूंगी। विनीत से बात करने के बाद उसके मन पर पड़ा बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। विनीत हीरा था, लेकिन वो ही जोरी नहीं बन सकी थी। प्रेम का जो अनुभव उसने कराया, जिस एहसास को लेकर वो मस्त रहा करती थी, वो अब तड़प और दुखी ही देते थे। एक गलती ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी थी। केस केस 3 साल चला। अंत अनुराग से डिवोर्स हो गया और अनुराग को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा सौम्या को देना पड़ा। मीरा पिता के स्नेह के से सदा के लिए वंचित हो गई है और सौम्या अकेले जीवन जी रही है। उसने अपने जीवन को सीमित कर लिया है। नौकरी, बच्चा, पैसा, नाम सब कुछ है, बस नहीं है तो वो सहयोगी, वो साथी नहीं है। तो मीरा के पास पितृ सुख, गलत कदम, क्रोध और जिद में लिए फैसले आज सौम्या को अकेलेपन तक पहुंचा दिया और इसकी सजा मीरा को भी बिना अपराध के भुगतनी पड़ रही है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।